नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो इंडिया की मुंबई बैठक में महज अब 3 दिन का समय ही बाकी है और इस बार इंडिया का मुंबई डिक्लेरेशन सियासत को कैसे पलटेगा, इस बात पर बीजेपी में अभी से धुकधुकी मच गई है, क्योंकि विपक्ष की पिछली 2 बैठकों ने बीजेपी को ऐसा परेशान कर दिया कि मोदी जी इंडिया बोलने से भी अब कतराने लगे हैं। आप याद कीजिए कि 21 जून को पहली बैठक हुई थी विपक्ष की पटना में, और विपक्षी दलों की पहली बैठक से ही मोदी जी इतना घबरा गए थे कि इसके बाद 27 जून को भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मोदी जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा था, आपको याद है ना? उन्होंने कहा था कि जमानत पर बाहर आए हुए नेता आपस में मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जितने भी चोर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी ने यह भी कहा था कि कुछ दिन पहले इनका एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ, उस फोटो ऑप में जो लोग हैं उन सब का मिलकर टोटल अगर लगाएंगे तो ये सारे के सारे मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी देते हैं। मोदी जी को यह कहते हुए एहसास भी नहीं हुआ होगा कि जिन दलों की बैठक को वो महज फोटो सेशन कह रहे हैं और हल्के में ले रहे हैं, वो सारे दल अगली बैठक में इंडिया का बेंगलुरु में गठन कर लेंगे। दरअसल बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया दे दिया। मोदी जी की नींद ही उड़ गई इसके बाद। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने अपना कॉपीराइट किया हुआ था, लेकिन विपक्ष ने इंडिया नाम देकर इस कॉपीराइट के चिथड़े उड़ा दिए। इसके बाद मोदी का हाल ऐसा हो गया कि अब तक न्यू इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया कहने वाले मोदी जी भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया जैसे नारे पर वो उतर आए। अब तो संसद से लेकर जनसभाओं तक जहां भी मौका मिलता है वहां मोदी जी क्विट इंडिया, ये क्विट इंडिया, वो क्विट इंडिया का राग अलापते हैं। आप जानते ही हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट से आरएसएस का कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने के लिए क्विट इंडिया का सहारा लेना पड़ा। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी को क्विट इंडिया बोलने के लिए मजबूर कर इंडिया ने अपनी जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया। जीत के इस सफर का बाकी काम बीजेपी के नेता आसान कर रहे हैं, खासकर नितिन गडकरी जैसे नेता। मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, कुछ झलकियां आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी जो सामने है उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। इस वीडियो में आप देख लीजिए कि किस तरह बीजेपी के सारे नेता पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उपराष्ट्रपति मोदी के पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहां नितिन गडकरी के तेवर देखिए। मोदी के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना तो दूर की बात, गडकरी अपने चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं ला रहे, बल्कि मोदी की ओर सीधे देख भी नहीं रहे हैं, यानी साफ साफ मोदी को अनदेखा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यह वीडियो इसी अगस्त महीने का है। 16 अगस्त को दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में गडकरी जी ने अपने ये तेवर दिखाए हैं। दरअसल इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का पुराना राजनीतिक कनेक्शन है। अटल बिहारी वाजपेयी और नितिन गडकरी दोनों संघ की पसंद रहे हैं, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। जबकि मोदी ने पीएम बनने के बाद आरएसएस की कई बातों को नजरअंदाज किया है। 2009 में जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उन्हें शुभकामना देने दिल्ली नहीं पहुंचे थे, याद कीजिए आप। इसके बाद 2014 में मोदी पीएम बन गए और गडकरी कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मोदी और शाह ने गडकरी की जगह देवेंद्र फडणवीस को तवज्जो दी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गडकरी की ताकत बढ़ जाती और मोदी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। पिछले साल बीजेपी संसदीय बोर्ड से भी गडकरी को हटा दिया गया। इससे बीजेपी के लिए प्रचलित एक धारणा साबित हो जाती है। कहा जाता है कि जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती पेश करते हैं तो बीजेपी आपके कद को छोटा कर देती है। मोदी यही खेल गडकरी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अब गडकरी ने एक खेल कर दिया है। एक और वीडियो की क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो की क्लिपिंग को देखिए।
सर बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। वी आर प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू सर। सभी साइंटिस्ट को मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। तो नितिन गडकरी साहब इस वीडियो में इसरो के वैज्ञानिक से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बधाई देते हुए सुने जा सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी का चेहरा तो इसरो के यूट्यूब चैनल पर दिखा दिया गया था, आपको पता है, लेकिन उस दौरान गडकरी ने भी इसरो में फोन लगाया और बधाई देते हुए बाकायदा वीडियो भी बनवाया और वायरल हो गया वो वीडियो। बाकी बीजेपी नेताओं ने तो केवल बधाई दी, लेकिन गडकरी का वीडियो बनवाना इस बात का सबूत है या इस बात को जाहिर करता है कि वो पीएम मोदी के सामने अपने चेहरे को आगे कर रहे हैं। ये साफ साफ मोदी को चुनौती है। तो नितिन गडकरी ही अकेले नहीं है दोस्तों जो मोदी को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। गडकरी की तरह ही सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी जैसे कुछ और नेता हैं, और कुछ नेता तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में वो बात कर रहे हैं जो बार बार अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और खासकर दो लोगों का नाम जो अभी पहले लिया, वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी। अब तो इसके अलावा मीडिया भी बीजेपी राज में हो रही गलतियों पर सवाल उठाने लगा है। यानी मोदी साहब जो हैं वो चौतरफा जो हैं वो घिरते जा रहे हैं, और इधर इंडिया अपना घेराव और अपना दायरा दोनों बढ़ा रहा है। दरअसल मुंबई की बैठक से पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 विपक्षी गठबंधन उनके संपर्क में है, यानी कि इंडिया के संपर्क में है, विपक्षी दलों के संपर्क में है। जल्द ही वे इंडिया में शामिल हो जाएंगे या इंडिया के साथ आ जाएंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि मुंबई में इंडिया में कुछ और दल जुड़ सकते हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय साहब ने भी दावा किया है कि पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी, आप जानते हैं बड़ा कद है ललितेश पति त्रिपाठी जी का, क्योंकि वो कमलापति त्रिपाठी के बेटे हैं, वो भी जल्द कांग्रेस में वापस आ जाएंगे, यानी कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। अगर ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस में फिर से आ जाते हैं दोस्तों, तो इससे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मजबूती मिलेगी और वाराणसी से मोदी की सांसदी को चुनौती देने में कांग्रेस और जोर लगाएगी। वैसे मोदी की परेशानी महाराष्ट्र में अजीत पवार भी बढ़ा रहे हैं। रविवार को बीड में अजीत पवार ने एक बड़ी जनसभा की। इसमें अपने भाषण में जूनियर पवार ने यानी अजीत पवार ने मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी की उलझनें बढ़ सकती हैं। अजीत पवार ने कहा कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके करिश्मे से धर्मनिरपेक्ष विचारों पर चलने वाले महाराष्ट्र को फायदा होगा। अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए दोस्तों, ये तो अजीत पवार ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जिस धर्मनिरपेक्ष विचारों की बात कर रहे हैं उसी पर इंडिया चल रहा है। देश का संविधान भी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन बीजेपी तो खुले तौर पर खुलेआम हिंदुत्व की राजनीति करती है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बीजेपी के नेता करते रहे हैं, आप सुनते रहते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि फिर अजीत पवार जो इस वक्त बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति से इतर धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए अजीत पवार स्थायी दोस्त या दुश्मन वाली बात कहकर भी बता रहे हैं कि एनडीए में उनका साथ परमानेंट नहीं है, यानी अभी एनडीए में फूट और बढ़ेगी, और इसका एक ही मतलब है कि इंडिया का मजबूत होना, यानी इंडिया और मजबूत होगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जो बात कह रहे हैं कि इंडिया में अभी और दल जुड़ेंगे, और ऐसी बातें दूसरे नेता भी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, क्या उसको सच माना जाए? और अगर इसको सच मानते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये बात यहां सच साबित होती है कि बीजेपी में बड़ी फूट हो रही है, एनडीए में भी बड़ी फूट है। कहीं ना कहीं यही घबराहट, यही तिलमिलाहट, यही बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिख रहा है, उनकी बातों में दिख रही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।